नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 16 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम थी। थर्ड शिफ्ट की भी एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जे सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। सभी प्रश्न 100% ऑथेंटिक है जो एग्जाम के अंदर पूछा गया था। जैसा कि आप जानते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं, तो जो भी ये ब्लू डॉट है आप एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे जो आने वाले शिफ्ट के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक प्रश्न पूछा गया था कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा के साथ साथ दमन और दीव में भी मुक्ति दिवस मनाया जाता है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है आने वाले शिफ्ट के लिए। अब गोवा के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे गोवा का राजकीय भाषा कोंकणी है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा के किनारे कोंकण तट है जो कल पूछा गया था, ठीक है, जो पश्चिमी तट से लगी हुई है ना। इसके बाद आपको साओ जेजाओ फेस्टिवल, आम्र फेस्टिवल और सिमगो ये गोवा का प्रमुख त्यौहार है। साथ ही साथ एक फेनी उत्पाद होता है, ये भी गोवा में पाया जाता है जो लोग बियर की तरह पीते हैं। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और राज्यपाल कौन है, पिल्लई है। तो आपको इतना बात याद रखना है गोवा के रिगार्ड में। एक प्रश्न पूछा गया था कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है। तो मैं सब दिन बताता था राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति का 72 और राज्यपाल का 161 दोनों को साथ में ही जिक्र करते थे। तो यहाँ पे 161 आज पूछ दिया गया। राष्ट्रपति वाला तैयार रखिएगा, ये छपेंगे जरूर। राष्ट्रपति का जो क्षमादान है ये अनुच्छेद 72 में कहा गया है। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है, ये 52 से 61 तक है। इसे याद करने का तरीका भी बताया हूँ। पकानी कोका दियो दसम आपको याद रखना है। प से पद होता है, क से कार्यपालिका का प्रधान होता है और लास्ट में जो दसम है इसको जो है आपको म से महाभियोग, स से शपथ, द से दिशा निर्देश। तो इस प्रकार से आपको 52 से 61 तक के आर्टिकल याद हो जाता है राष्ट्रपति के बारे में। इसके अलावा 1, 2, 3 जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश है, ये बात भी जारी रखना है। और आर्टिकल 85 है, इसके तहत जो है राष्ट्रपति समय के पूर्व लोकसभा को भंग कर सकते हैं किसी विशेष परिस्थिति में, ठीक है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल जो होता है राज्य के कार्यपालिका का प्रधान होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य में जो है राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है, ठीक है। एक प्रश्न आया था, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक तीसरी बोली जाने वाली भाषा थर्ड नंबर के कौन है। कितने बार रिपीट करेंगे ये प्रश्न। तो ये मराठी जो है तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा। इससे पहले जो है तेलुगु था, लेकिन तेलुगु को खसका दिया 2011 में और मराठी तीसरी लैंग्वेज बन गई सबसे अधिक बोले जाने वाली। बात करें सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा तो आपका हिंदी है 1 नंबर पे, दूसरा स्थान पे बंगला है और तीसरा स्थान पे मराठी, चौथा स्थान पे तेलुगु हो जाएगा जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भाषा है। एक प्रश्न आया था कि भारत में प्रश्न नहीं है, एक्स्ट्रा फैक्ट है कि भारत में शास्त्रीय भाषा कौन कौन से है। तो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, संस्कृत है, ओडिसी है। इसका स्टेट भी आपको जरूर आना चाहिए। तमिल जो है तमिलनाडु का है, तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है, कन्नड़ कर्नाटक का है, मलयालम केरल का है, संस्कृत प्राचीन भाषा हो गई भारत की जो कहीं पार्टिकुलर एरिया में नहीं बोली जाती है, कहीं भी बोला जा सकता है ये। इसके बाद ओडिसी जो है आपका उड़ीसा का है। सबसे पहले जो है 2004 में तमिल को दिया गया था दर्जा, उसके बाद 2014 में जो है आपका ओडिसी को दिया गया था जो उड़ीसा का शास्त्रीय भाषा है। साथ ही साथ जो ओडिसी नृत्य है ये भी आपका शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय भाषा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, मैसूर कर्नाटक के अंदर स्थित है। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि राज्य की भाषा जो है मतलब देश की भाषा जो है हिंदी होगा और लिपि कौन सा होगा तो देवनागरी होगा। राष्ट्रीय भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो बीजी खरे जो है आपका अध्यक्ष था। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो फजल अली थे। और राज्य पुनर्गठन के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था तो आंध्र प्रदेश था। तो आपको एक एक बात बताता हूँ, आपको ध्यान से खाली सुनना है। मैं थोड़ा फास्ट जरूर रहता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप जान सकते हैं कि मैं किन परिस्थितियों में वीडियो बनाता हूँ। काफ़ी जो है स्ट्रेस रहता है मुझे ड्यूटी का भी, और इसके अलावा भी आपको जो है वीडियो समय से पहुँचा देता हूँ। ये मैं आपके लिए जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ, आगे काम आपका है। PDF भी आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा और पढ़िएगा ठीक से, है ना। किस कुल के पौधों जो है कीट पतंग खाते हैं तो ये पीचर प्लांट के जो पौधे होते हैं जिसमें कीटोकेलेरिया नाम भी है, ये जो है कीट पतंग खाने का काम करता है ये पौधा, है ना। एक प्रश्न आया था कि ग्रेगरी मंडल ने अपने सिलेक्शन के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था। कोई विश्वास कर सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन पूछा गया है। और मैं रोज बताता था जब भी ग्रेगरी मंडल की बात आई, आनुवंशिकता की बात आई, तब भी मैं बताता कि मटर के पौधे का सिलेक्शन के लिए उन्होंने जो है उपयोग किया था। इसके बाद आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है तो ग्रेगरी मंडल को कहा जाता है। दलहनी पौधे के जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में भाग लेता है। आने वाले शिफ्ट के लिए इसे इंपॉर्टेंट करके रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास के सिलेबस में है ये कि भाई जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है वायुमंडल में, जो 78% खाली नाइट्रोजन ही है वायुमंडल में, ये भी ध्यान रखिएगा। 78% है और 21% ऑक्सीजन है, इन दोनों को मिला के 99% हो जाती है। तो जो नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होती है, जो चक्रण होती है, वो कौन करता है तो राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं दलहनी पौधे के जड़ में। नाइट्रोमोनास भी होता है और भी होता है, लेकिन राइजोबियम भी एक जीवाणु का नाम है जो दलहनी पौधे के जड़ में पाया जाता है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाने पर क्या होती है। तो जब चूने की पानी में आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है NO3, ठीक है, इस प्रकार का बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे।
ये पानी को रंग कैसे बना देता है, तो दूधिया बना देता है, ठीक है। धोबन सोडा क्या है, अब दीपावली में जब घर को जो अपन पोतते हैं तो देखते ही होंगे, जब चूना पानी में चूना मिलाते हैं तो किस प्रकार का हो जाता है, दूधिया टाइप का हो जाता है ना। सोडियम कार्बोनेट, धोबन सोडा क्या है पूछा गया था, तो सोडियम कार्बोनेट है, रासायनिक नाम दिया गया था। धोबन सोडा का उपयोग जैसे रंजक के तौर पर होता है ना, साबुन बनाने में होता है, इत्यादि इत्यादि में। इसके अलावा खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होता है सूत्र, NaHCO3 होता है, ठीक है। इसके बाद कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, MgOH बोलते हैं इसे, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है, जो कल पूछा गया था। और इसी शिफ्ट में आप देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस से एक और प्रश्न आया है जो मैंने बार बार जिक्र किया है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि वर्ष 2022 तक संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है, सब दिन पूछा जाता है, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको करके जाना है, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा 5-10 मिनट की, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से भी थोड़ा, है ना। शुरुआत में 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो 10 से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बाद में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को यानी 8वीं क्लास तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य होगा, ये भी मौलिक कर्तव्य है। ये बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। इसके बाद ये जो है कितने हैं, तो 11 हैं। कहाँ रखा गया है, आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है। किस भाग में रखा गया है, तो भाग 4 में रखा गया है। और भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। मैं सब दिन बताता हूँ नीति निर्देशक तत्व है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपको ध्यान रखना है, ये 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल को कवर करता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला, हाँ, ये जो समिति थी मौलिक कर्तव्य वाला, ये कौन सा था, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लगाया गया था। साथ ही साथ इसी संविधान संशोधन यानी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान में अखंडता और धर्मनिरपेक्षता शब्द भी जोड़ा गया था। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। छूटेगा जी, हमारे जो एनालिसिस देखता है रोजाना, तो PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है किस चीज़ पे बल दिया गया था, तो भारी उद्योग पे बल दिया गया था। इसी पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला जो आपका उड़ीसा में है, और भिलाई जो तत्कालिक मध्य प्रदेश और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, तो ये तीनों फैक्ट्रियाँ लगाई गई। इस्पात संयंत्र है। पूछा जाता है कि दुर्गापुर किसके सहयोग से, तो ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। भिलाई किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से लगाया गया था। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थे, तो हैराट डोमर के मॉडल पर आधारित था, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि को टारगेट किया गया था, कृषि पर जो है कृषि के विकास में लक्ष्य मतलब कृषि पर आधारित था, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 1956 से 1961। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 1951 से 1956। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। योजना कौन बनाते थे, योजना आयोग। योजना आयोग की समाप्ति कब हो गई, 2015 में। योजना आयोग बना कब था, 1950 में। समाप्ति के बाद किसका स्थान कौन लिया, नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, PM होते हैं। योजना आयोग के भी अध्यक्ष PM ही होते थे, ठीक है। इसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। उसके बाद जो CEO है कौन है, परमेश्वरम है। तो आपको ये बात सब ध्यान रखनी है। एग्जाम देना है, अच्छा टारगेट करना है, तो आपको कुछ मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि विश्व के सबसे पुरानी पर्वत शिखर कौन है, तो गुरु शिखर जो है विश्व में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का शिखर है। ये पर्वत श्रृंखला कौन सा है, अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। तो यहाँ पे चोटी का नाम दिया गया था, कोई लड़का बता रहा है कि पर्वत श्रृंखला, तो अरावली हो जाएगा। अगर चोटी पूछा गया होगा तो गुरु शिखर हो जाएगा, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ये 8850 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना। और इसका नाम पूछा जाता है कि किसके नाम पे रखा गया है, तो भारत के महान सर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा है, ठीक है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है ये K2 है और भारत का प्रथम है, ठीक है। तो आपको ये बात भी रखना है, ध्यान रखना है। इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, ठीक है, जो भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ है। इसके बाद कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा चोटी, ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो जो भी तीन शुरुआत की चोटी है सीरियल वाइज, ये एक तो नेपाल में हो गया और 2 इंडिया में ही है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक प्रश्न आया था, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। सब दिन बात वाली बात है ये, तो ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। मैं जब भी आवर्त सारणी से क्वेश्चन आता है आपको इतना बात तो जरूर बताता हूँ जितना यहाँ पे लिखा है। साथ ही साथ मेंडेलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में फर्क जरूर बताता हूँ, ताकि आप क्वेश्चन आए तो आप छोड़ के नहीं आना, ठीक है। खोजकर्ता कौन थे आधुनिक आवर्त सारणी के, मोस्ले हैं। इसके बाद ज्ञात तत्व कितने हैं, तो 118 हैं। 91 जो है धातु है, 20 गो धातु है, 7 गो उपधातु है, सिलिकम जर्मेनियम वगैरह, और 24 गो जो है आपका कृत्रिम धातु है जो मानव मेड है, ठीक है। होम मेड नहीं भैया, मानव मेड। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। प्राचीन जो आवर्त सारणी हुआ करता था उसमें 7 गो आवर्त तो था लेकिन 9 गो वर्ग था। इसके बाद प्राचीन आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन थे, मेंडेलीव थे। प्राचीन आवर्त सारणी किस पर आधारित हुआ करता था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित हुआ करता था। तो इतनी बात समझ में आई। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आया था कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से निकलती है, कितने बार बताया हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो महाराष्ट्र के नासिक के त्रंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। साथ ही साथ मैंने इस पे बताया था कि इस पे जायकेवाड़ी परियोजना जो है इसी नदी पे है और इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगर 2 स्टेप में लिखा गया है तो गोदावरी, और दक्षिण की गंगा यानी 3 बार में लिखा जाएगा
तो आपका जो है हो जाएगा कावेरी नदी। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना, यहाँ मैं लिख के रखा हूँ, दक्षिण की गंगा कहा जाएगा तो कावेरी, और खाली दक्षिणी गंगा कहा जाएगा तो गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, ठीक है। इसके बाद कृष्णा तथा कोयना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। मैंने जब जितना भी शिफ्ट देखा उसमें नदी को टारगेट किया, या तो आसाम का, या तो महाराष्ट्र का, या तो मध्य प्रदेश का, इन्हीं तीनों जगह का नदी का जो है टारगेट किया जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया यहाँ पे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, पूछा गया था। तो वहाँ पे 4 राज्य के नाम दिए गए होंगे। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये आप देख सकते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये सब जो है 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा भारत में गुजरती है। अब कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं, तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, नॉर्थ को, और 23.5 डिग्री साउथ को कहा जाता है आपका जो है मकर रेखा, ठीक है। अब भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसके बाद 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, आपका प्राइम मेरिडियन रेखा, जो कहाँ से होकर गुजरती है, ग्रीनविच। ग्रीनविच कहाँ है, यूके में है, यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पे ब्रिटेन भी है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में जो बर्मिंघम में हुआ था, भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता था। मैंने ओरली रूप से कल ही बताया था कि भाई मीराबाई चानू जो है कॉमनवेल्थ में भी और टोक्यो ओलंपिक में भी, दोनों में प्रथम जो है गोल्ड प्राप्त किए थे, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में जो है रजत पदक जीते थे, और जो है कॉमनवेल्थ में जो है प्रथम स्वर्ण पदक जीती। तो यहाँ ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो प्रथम जो पदक जीते, स्वर्ण पदक, ये मीराबाई चानू जीते, है ना। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना, यहाँ बहस कर लीजिएगा, 20 हो गया, ठीक है। एक बात और कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 61 पदक जीते, और कितने स्थान पे रहे, तो 4था स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान पे कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब होती है, 1930 में। कहाँ से होती है, कनाडा के हैमिल्टन से। इसके बाद भारत में जो 61 पदक जीता, इसका क्या है कॉन्फिगरेशन, तो 22 को गोल्ड है, 16 को रजत है, और 23 को कांस्य है। तो आपको ये बात सब भी ध्यान रखना है। इसके बाद भारत के राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था भारत में, तो 2010 दिल्ली में हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, कितनी कॉमन से प्रश्न है, तो 46 है, ठीक है। कोई बच्चा बता रहा है कि मानव शरीर में जो कॉमन जोड़े क्रोमोसोम होता है वो पूछा गया था। तो मानव शरीर में जो कॉमन जोड़ा क्रोमोसोम का होता है ये 22x प्लस x होता है, ठीक है, और 22 जोड़ी प्लस x होता है। इसके बाद अगर मेल से जो है यहाँ पे Y डोनेट होता है तो बच्चा जो पैदा होगा ये आपका मेल होगा। अगर मेल से भी X आ जाता है तो बच्चा जो है फीमेल पैदा होता है। तो इसे सेक्स जो है, सेक्स क्या कहेंगे, क्रोमोसोम कह सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि कोविड-19 की टीका जो इंजेक्ट वाला टीका बनाया गया, सबसे पहले किस जानवर पर उपयोग किया गया। यहाँ सुअर, बंदर, चूहा था। मेरे ख्याल से चूंकि चूहा से फैला और सुअर और चूहा दोनों से फैलने की संभावना थी, तो मैं इसमें एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ कि किस पे अप्लाई किया गया था। देख लीजिएगा क्या आंसर है इसका, बताइएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि CaSO4 जो कैल्शियम, ये अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है, इसमें जल का कितना भाग होता है, तो जल का हाफ भाग होता है, ठीक है, हाफ H2O होता है। तो यही हाफ आंसर करके आना था। तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा सकते हैं, TCS वाले हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि जहाँ से आप आए हो उस सीढ़ी पे कितने जो है जीना था, है ना। परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाइए। दिया गया था 3 तत्व, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। एगो और दिया गया होगा लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है, तो आपका लिथियम का 3 हो जाता है, पोटेशियम का 11 होता है, सोडियम का 19 होता है। तो इस क्रम में ये सजा हुआ है। आगे एक और तत्व रहेगा, तो डिपेंड करता है कि क्या। हाँ, एक बच्चा बता रहे थे कि सीजियम था, तो ये लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से सीजियम लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो यही सजा हुआ क्रम है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि पंचायत किस भाग में है। सब दिन बताता हूँ, पंचायत का मटेरियल में आप देख लीजिएगा PDF में, और PDF आप जरूर ले लीजिए। आप लाइक नहीं करेंगे वीडियो को, चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छा लगेगा तो खुद ही लाइक कीजिएगा, लेकिन PDF आप जरूर ले लीजिए, आपकी भला मेरी भला, ठीक है। पंचायत जो है भाग 9 में है, 11वीं अनुसूची में है। इसके बाद आर्टिकल 40 में है, आर्टिकल 243O तक जितने भी इसके ब्रांचेस हैं सभी में है। उसके बाद 243B में त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही गई है। हेड क्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में है। कौन कौन सी समिति जुड़ी है इससे, तो अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, सादिक अली समिति, सिंघवी समिति, GB राव समिति, इतना समितियां हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, ठीक है। इसके अलावा पंचायत सदस्य बनने के लिए आपका जो है 21 वर्ष न्यूनतम उम्र है और 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था, मैं यहाँ पे थोड़ा खाली पेज ले लेता हूँ तब बताता हूँ। एक प्रश्न पूछा गया था आपका कि जो अवतल दर्पण में आप अगर फोकस पे कोई वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अवतल दर्पण में जब भी आप वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है आपका कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है आपका इन्फिनिटिव, अनंत पे बनेगा, फोकस पे, ठीक है। और जब आप केंद्र पे रखते हैं तो बराबर केंद्र पे ही बनता है। इसका कहिए तो मैं थोड़ा सा विथड्रॉ कर देता हूँ ताकि आने वाले शिफ्ट में आपका जो है हेल्प हो जाए। ये रहा आपका अवतल दर्पण, ये मान लीजिए पोल है। इसके बाद ये मान लीजिए आप जो है F है, ठीक है। इसके बाद ये मान लीजिए C है, और
और ये मान लीजिए अनंत है, ठीक है। तो जब अनंत पे आप वस्तु को रखेंगे, 1 नंबर से मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो 1 नंबर पे जब भी आपको वस्तु को रखना होगा तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा आपका फोकस पे, ठीक है, फोकस पे बनेगा। और सेम जैसे जब फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बन जाएगा, है ना, यही उल्टा हो जाता है, ठीक है। 1 पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, और फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, तो ऐसा है ना। उसके बाद इसमें और भी कुछ है मैं बताना चाहता हूँ, जो भी है आप देख लीजिए, फोकस पे बनेगा। उसके बाद मान लीजिए कि आप सी और अनंत के बीच में रखे हैं, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक इधर खसका तो एक इधर खसक जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है एफ और सी के बीच में बन जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा ये प्रतिबिंब 2 नंबर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिनोट कर देता हूँ, है ना, 6 गो होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 गो हो गया। तो 1 गो इधर बना, फिर केंद्र पे होगा तो 3 नंबर से तीनों केंद्र आ जाता है, तो केंद्रे पे बनेगा। यहाँ पे अगर 3 नंबर वस्तु रखेंगे तो उसी पे बनेगा। फिर 4 नंबर पे आप रख देंगे 2 पर, तो 4 नंबर प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। 5 पर रखेंगे तो 5 पे जो है यहाँ बनेगा, और 6 पे रखेंगे ना वस्तु को तो काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाता है, इस साइड बन जाता है, ठीक है। तो आपको इतनी सी बात अवतल दर्पण में समझ में आना है, ठीक है। अवतल दर्पण में और भी क्या है, अवतल दर्पण में जब न्यूमेरिकल आप 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u में बनाते हैं। आज एक मिस्टेक हो गया था, इससे पहले हमने उत्तल लेंस समझ के जो है बता दिया था, वहाँ पे मैं थोड़ा सा पिन कर दिया हूँ कमेंट में। तो यहाँ पे आपको अवतल दर्पण में क्या क्या लेना है, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा निगेटिव लेना है। इसके बाद आपका वस्तु की दूरी किसी भी दर्पण किसी भी लेंस में निगेटिव लेना है। और जो प्रतिबिंब की दूरी भी होता है, जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा लिखा रहेगा, या फिर आपको समझना होगा काल्पनिक प्रतिबिंब कब बना था, जब आप पोल और फोकस दूरी के बीच में प्रतिबिंब रखे थे तब ना बना था काल्पनिक प्रतिबिंब। तो अगर ऐसा भी लिख दिया तो समझ जाए कि काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। जब मान लीजिए ये पोल है और ये फोकस दूरी है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो काल्पनिक प्रतिबिंब इस साइड बन जाता है। तो आपको जो है समझना होगा, अगर ऐसा भी लिखा है कि वस्तु जो है फोकस दूरी और पोल के बीच में रखा गया है, तो आप समझ जाइए कि काल्पनिक बन रहा है। उस समय भी का मान आपको पॉजिटिव लेना है, और जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो आपका भी का मान निगेटिव लेना है। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अब हम उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है। उत्तल दर्पण में आपको फोकस दूरी पॉजिटिव लेना है, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव, चाहे कोई दर्पण कोई लेंस, और इसमें जो है आपका प्रतिबिंब की दूरी भी पॉजिटिव लेना है। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। अब हम अवतल लेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, अवतल लेंस की बात कर लेते हैं। तो अवतल लेंस में आपको फोकस दूरी निगेटिव लेना है, ठीक है। और जो उत्तल दर्पण में प्रॉपर्टीज था ना, ये इसमें अप्लाई कर देना है। यानी प्रतिबिंब की दूरी भी कैसे लेते थे उत्तल दर्पण में, पॉजिटिव, तो इसमें पॉजिटिव लेना है। अब वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव लेना है। तो ये हो गया आपका कैसा अवतल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस की गुण हो गई अवतल लेंस की, ठीक है। अब मैं उत्तल लेंस की चर्चा कर लेता हूँ। अगर आपको इतना फास्ट नहीं हो रहा तो थोड़ा रुकाइए, पॉज कीजिए और साइन को लिख के रख लीजिए एक बार में अगर समझ में नहीं आता तो, ठीक है। ये अवतल लेंस की साइन है, ठीक है, लिख लीजिएगा। अब हम उत्तल लेंस की बात कर ले रहे हैं, हेडिंग डाल दे रहे हैं उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस की हम बात कर ले रहे हैं, तो उत्तल लेंस में आपको क्या लेना है, फोकस दूरी को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। और जो अवतल लेंस में था, अवतल दर्पण में था, वही गुण यहाँ अप्लाई होगा। तो वस्तु की दूरी निगेटिव होगा, फोकस दूरी पॉजिटिव होगा। और अब उत्तल दर्पण में जैसा किए थे, अवतल दर्पण में जो किए थे उत्तल लेंस में करना है, लेकिन फोकस दूरी में चेंजेस है। अवतल दर्पण में जो है फोकस दूरी निगेटिव हो जाती है, लेकिन उत्तल लेंस में जो है फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आपको वस्तु की दूरी निगेटिव लेना है उत्तल लेंस में, और फोकस दूरी पॉजिटिव लेना है। और जो बचा आपका प्रतिबिंब की दूरी, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो आपको निगेटिव लेना है, जैसे अवतल दर्पण में लेते हैं। और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो उत्तल लेंस में पॉजिटिव लेना है प्रतिबिंब की दूरी। इतनी सी बात, इतनी सी साइन आपको लिख के रखना है, चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आपको सूत्र तो जानते ही हैं, रख के आप कैसे भी न्यूमेरिकल को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। साथ ही साथ भी बराबर आई आर को आप जो है RI को स्किप नहीं करना है, इसको लगातार टच में रहना है। क्योंकि एक शिफ्ट में स्किप किया तो ऐसा नहीं है कि अगले शिफ्ट में नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है कि पूछा गया हो, स्टूडेंट बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको स्किप नहीं करना है। और समतुल्य प्रतिरोध समान श्रेणी क्रम में जोड़ना आना चाहिए आपको, R1 R2, और समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। और एक और फार्मूला आया है P बराबर VI, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। P बराबर VI पावर का फार्मूला है, जहाँ पर V का मान आप RI रख सकते हैं आराम से ओम के नियम से। तो ये भी ट्रेंड में है। तो जो भी ट्रेंड में है मैं आपसे चर्चा करता रहूंगा। मिलते हैं कंबाइंड शिफ्ट वाली वीडियो के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।